बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुस्सा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन आज नज़र आ रही है। ये गुस्सा इस बात पर है कि पंजाब के अंदर केयर टेकर हुकूमत बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस वक्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं। गो के तमाम आइनी तकाज़े पूरे हुए और इलेक्शन कमीशन ने उनको बाकायदा तौर पर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद, जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर होता है, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी पाबंद नहीं है कि वो किसी और से इसके ऊपर मशावरत करे। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि मोहसिन नकवी साहब पंजाब के निगरान वज़ीर आला होंगे। आज वो हैं, पंजाब के अंदर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं। वो भी नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी निगरान सेटअप आता है तो तकर्रुर तबादले बड़े वसी पैमाने पर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब फवाद चौधरी फरमाते हैं कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि वो लोग भी जो कि आज इन तमाम अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं, जिनकी तकर्रियाँ हो रही हैं, अगर इन्होंने कुछ किया या ये लग रहे हैं और ये 25 मई के अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर इनको और इनके ख़ानदानों को वो वार्न कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर आपको ये सब कुछ पे बैक करना पड़ेगा। क्या पे बैक करना पड़ेगा? अगर तो कोई काम मावरा आइन या कानून होगा तो वो पॉइंट आउट किया जाएगा और वो छुप नहीं सकता। आज के ज़माने के अंदर जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से ये बात अभी तक कोई ऐसा इंप्रेशन देखने को नहीं मिला कि वो ये कह रहे हों कि मैं तो बड़े तवील अरसे के लिए आया हूँ या मैं 3 महीने से ज़्यादा अरसा निकालने के लिए आया हूँ। एतराज़ ये है गवर्नर पर खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के कि उन्होंने अब तक इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की, जो कि वो करने के पाबंद थे। लेकिन अगर नहीं की तो क्या इससे ये मतलब ले लिया जाए कि फिर इलेक्शन 3 महीने बाद नहीं होंगे? जबकि अभी कुछ देर पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 12 अप्रैल की इलेक्शन की तारीख बनती है तो 12 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। जबकि कुछ लोग जिनका ताल्लुक GDA से है या जमात इस्लामी से, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सेटअप कुछ अरसे के लिए नहीं, लंबे अरसे के लिए आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक और नाखुशगवार सरप्राइज़ मिला जब आज तकरीबन 43 मेंबरान कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, राय साहब ने ये जो तशरीह और तौजी पेश की होगी आज इस्तीफ़े कबूल करते हुए, वो भी दीदनी है। इसलिए क्योंकि राय साहब खुद आइन और कानून के हवाले देते रहे कि किस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है और क्या रिक्वायरमेंट है इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए। लेकिन जो हुआ वो हमारे आपके सामने है, एक नाखुशगवार सरप्राइज़ मैं कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मामला जा किधर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शंस क्या है? क्या ऑप्शन वही है कि आपने सड़कों पर आना है और एहतजाज करना है? ज़रूरत इस बात की भी है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार से अलहदा होने के, यानी इक़्तिदार से जब वो गए उन तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, उससे लेकर अब तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसीत एक जमात दानिशमंदाना फ़ैसले किए हैं? क्या पार्लियामान से निकलने का फ़ैसला दुरुस्त था? क्या अपनी ही हुकूमतों को ख़त्म कर देने का, असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला दुरुस्त था? ये ऐसे सवालात हैं जिनके मुहरक़ात, जिनके जवाबात शायद आने वाला वक्त देगा। लेकिन आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुस्से में है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत से ऐसे फ़ैसले जो कि उन्होंने ख़ुद किए हैं, ख़ुद साख्ता हैं, उनका रिज़ल्ट सामने आ रहा है। और फिर ये सियासत है, और सियासत के अंदर फिर एक जो एलिमेंट आता है वो ये कि सियासत बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो जाती है, ब्रूटल हो जाती है, और उसके अंदर फिर ये बात नहीं देखी जाती कि सियासी तौर पर कौन किसको कहाँ मात दे रहा है। जो पॉलिटिकली एक्सपीडियंट नज़र आता है उसको एक्सरसाइज किया जाता है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, मरीम नवाज शरीफ साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर साहब। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, साबिक मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से, और जो इस्तीफ़ों वाला मामला था उसके अंदर आफ्ताब जहांगीर साहब का इस्तीफ़ा भी ऐसे ही मंजूर हुआ जिसके ऊपर उनको भी एतराज़ था और बाकी मेंबरान को भी एतराज़ था। आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। जनाब मज़हर अब्बास साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उनका बेलाग तबसरा आप सुनते हैं। आज के इन मामलात पर भी उनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा ज़ुबैर साहब आपके पास इसलिए आना चाहूँगा क्योंकि ये बात रिलेटेबल है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एतराज़ है और बार बार ये कह रही है कि आप लोग बाकायदा तौर पर एक मिली भगत से पंजाब के अंदर ये केयर टेकर सेटअप आप लाए हैं। इलेक्शन कमीशन मुंशी बन चुका है। 25 मई के के अंदर जो अफसरान इन्वॉल्व थे आप उनका तकर्रुर कर रहे हैं और खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके साथ ज्यादती होने जा रही है। कैसे गारंटी करेंगे आप
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर के खिलाफ ना कोई पर्चे होंगे, ना FIR होंगी, ना कोई जोर ज़बरदस्ती या जबर होगा, बल्कि केयर टेकर हुकूमत के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, आप असरअंदाज नहीं हो सकते, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ऑल पावरफुल हैं और वो इंडिपेंडेंटली फैसले करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये तो गिवन है, चाहे वो PTI के कोई भी मुखालिफ हो या इंडिपेंडेंट जो भी हो, कि इमरान खान को कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ये तो गिवन है। हमारे सारे फैसले, हमारी सारी जो हम इनिशिएटिव्स लेते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस का 2013 के बाद से लेके ख़ास तौर पर धरने के वक्त से 2014 के, उसमें एक चीज़ तो हम सब समझते हैं कि हम जो मर्जी उल्टा लटक जाए, इमरान खान सेटिस्फाई नहीं होगा। सो इमरान खान को खुश करने या उनको सेटिस्फाई करने के लिए तो हम जा ही नहीं रहे। हाँ, इमरान खान को इतराज़ात हों, वो बिल्कुल अगर लेजिटिमेट है तो उसका हमें कोशिश करनी चाहिए कि जवाब भी देना चाहिए, और जिस हद मुमकिन हो हम उसको, अगर हमने कोई चीज़ गलत की है उसको ठीक करना चाहिए। अब जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का मामला है वो एक प्रोसेस डिफाइंड है, आइन में डिफाइंड है। उस आइन के तहत अगर ये कहते हैं कि जी उस आइन की ये शिक की खिलाफ वर्जी की है वाइल अपॉइंटिंग द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, तो उसको वाज़ेह कर दें। ये तो नहीं कह सकते कि जी वो किसी के नेबर थे या किसी के भांजे थे, किसी के भतीजे थे। अगर वो ये कहते हैं कि जी जरदारी साहब के वो बेटे की तरह थे, तो वो फिर परवेज़ इलाही के रिश्तेदार भी हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। और परवेज़ इलाही ऑन दी अदर साइड है, इमरान खान की तरफ है। और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ये जो ख़ासतौर पर इमरान खान और PTI जब इतराज़ात करती है, तो वो ये तो डिफ़ाइन करे कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में एक चीफ मिनिस्टर कैसे मैनिपुलेशन कर सकता है, मतलब किस तरह से, कि क्या सारा कुछ उनके रहमों पर होगा, सारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो उनकी मर्जी से चलेंगे, बैलेट पेपर्स उनकी मर्जी से चलेंगे। आपको याद है 2013 के इलेक्शन में जब नजम सेठी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, तो 35 पंक्चर वाली स्टोरी पूरी कौम ने सुनी, और इतनी जोर से सुनी कि मेरे ख्याल है बच्चे बच्चे को आज भी याद है। और उसके 1 डेढ़ 2 साल के बाद बड़े कन्वीनियंटली हामिद मीर के साथ उन्होंने ये कंसीड कर दिया कि वो तो पता नहीं ब्रिगेडियर पत्नी सैमसन आए थे, उन्होंने एक बात वो सियासी बात थी, एक कान से सुनी, मैंने कहीं इंटरव्यू दे दिया और वो नैरेटिव बन गया और वो सियासी बात थी। I mean, is it so simple? बट इतराज उनका अपॉइंटमेंट्स के ऊपर है, तकर्रियों के ऊपर है। उनको ये इमरान खान साहब को या उनकी जमात को प्रॉब्लम है। उन्होंने कल भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब को देखिए, वो लोग लाए हैं जिन्होंने इमरान खान पर कांटा लगा दिया, यानी लकीर फेर दी है, और वही मोहसिन नकवी साहब को लेकर आए हैं, जबकि मोहसिन नकवी साहब एक ड्यू प्रोसेस के बाद आए हैं। और उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट्स ये वो करेंगे जो कि बदतरीन मुखालिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अफसरान ओहदों पर आएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़, सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर इतराज़ था इमरान खान को, शदीद तरीन इख्तलाफ है, पाकिस्तान दुश्मन कहते हैं। जब वो असेंबली तोड़ रहे थे तो उनको पता था ना कि ये जो केयर टेकर का फैसला होगा, अगर वो कमेटी नहीं कर सकेगी तो इलेक्शन कमीशन जाएगा, उनको पता था ना। तो बिल्कुल क्या ये सियासी तौर पर सही चाल थी इमरान खान के लिए कि अपने गला एक किसी के हाथ में दे दें कि जी, अगर वो समझते हैं कि वो इतने बायस्ड हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए था कि जी मेरे खिलाफ फैसला होगा, PTI के मुखालिफ को लगा दिया जाएगा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। तो फिर ये सियासी तौर पर उनकी चाल, मैं आपको, आप जो फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, लास्ट कमेंट, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल होगा, क्योंकि इमरान खान जो 9 महीने पहले जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और 1-2 दिन जो लहर आई, और ये समझे तो ऐसा एहतजाज करेंगे कि पाकिस्तान में सारा कारोबार बंद हो जाएगा, और उसकी वजह से जो हुकूमत होगी वो बिल्कुल हुकूमत जारी करने में कामयाब नहीं होगी, और 2-4 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में डिसॉल्व कर देंगे असेंबलीज। दैट हैज नॉट हैपेंड इन स्पाइट ऑफ जलसाज, जो भी रैलीज जो भी की, नहीं प्रेशर पड़ा। मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं, जो 2014 में प्रेशर डाला था इमरान खान ने, उसका 100th भी नहीं प्रेशर था। सरप्राइजिंगली इतने ज्यादा बाई इलेक्शंस जीतने के बाद भी अगर आप समझते हैं वो प्रेशर नहीं पड़ा, और जो कि मैं समझता हूं कि पड़ा भी नजर आया, इमरान खान साहब ने इलेक्टोरली तो अपनी मकबूलियत साबित की। बट मूविंग ऑन, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आज आपको वो हो रहा है इस बात का एहसास बहसियत जमात कि चले पार्लियामान से निकले, वो एक अलग बहस है, वो मैं अगले सेगमेंट में उस पर जरूर बात करूंगा। ये जो इस्तीफों वाली कंट्रोवर्सी है, ठीक है, पार्लियामान से निकल आना
आपको एहसास होना चाहिए था कि चले कभी ना कभी तो इलेक्शन होगा वफाक के अंदर, तो केयर टेकर सेटअप के लिए आपका वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी था। आपने वो स्पेस छोड़ दी। अब आपने अपनी ही कायम की हुई हुकूमतें ख़त्म कर दी, असेंबली का तहलील हो गई, तो फिर एक प्रोसेस मौजूद था। जैसे जुबैर साहब ने कहा, हर एक को पता था कि अगर सियासी कंसेंसस ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब इलेक्शन कमीशन ने कर दिया फैसला, इमरान खान साहब को मंजूर नहीं है, तो अब क्या ये आफ्टर थॉट्स है और अब आपको एहसास हो रहा है कि सियासी तौर पर जो फैसले थे वो गलत थे और उनके बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया अमीर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मजहर भाई को मेरा सलाम और जुबैर भाई को भी मेरा सलाम। अच्छा, बात ये है कि देखिए, वक्त आता है कोई फैसला करने का, वो कभी साबित करता है कि सही फैसला हुआ और कभी ये साबित करता है कि वो फैसला गलत हो गया। लेकिन मैं जो एक चीज समझने से कासिर हूँ कि अभी आपने पूरी एक उदास सुनी जुबैर भाई के जरिए कि जी मोहसिन नकवी साहब के बारे में। मैं हैरान हूँ कि आज तक हमारी जो हुकूमत है या वो जो इदारे हैं वो कभी ऐसा फैसला क्यों नहीं करते कि जिसके ऊपर किसी को भी एतराज ना हो कि भाई ये बाइस नहीं है। लेकिन जैसे नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल मोहसिन नकवी साहब का मामला था, तो हमें पता था कि जी एंड आपस में इत्तेफाक नहीं होगा और एंड ये होगा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसका तयनती करेंगे कि जी कौन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो उन्होंने भी वही काम किया। वो हो सकता है कि वो जो दो नाम हमने दिए थे अगर उसमें से चुन लेते तो कल को ये बात तो होती कि पर उस पे इनको एतराज होता ना आफ्ताब भाई, तो सही उस पे इनको एतराज होता ना। नहीं, मैं सुन लेना मेरी पूरी बात। उस पे फिर क्या बयानिया बनता कि देखिए जी ये तो इलेक्शन कमिश्नर को बाइस कहते हैं, ये तो इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग की बी टीम कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो इनका चुनाव इनका दिया हुआ नाम था उसको केयर टेकर बना दिया। तो बात कुछ समझ में भी आती, लेकिन इन्होंने भी वही काम किया। केयर टेकर ने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी उन्हीं नामों में से दो नाम में से एक नाम को चुन लिया। अच्छा देखिए, उससे पता कैसे चलता है कि वो नाम 22 है मोहसिन नकवी साहब का। मजहर भाई बड़े सीनियर है, मेरा बहुत पुराना इनसे थोड़ा बहुत सलाम दुआ का ताल्लुक है कराची के, और मैं इनसे अक्सर इनकी तज़किये भी सुनता हूँ, और आप भी माशाल्लाह। और जुबैर भाई तो भाई गवर्नर रहे कराची के, सिंध के। तो मजहर भाई कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसको जो 22 नजर आ रहा हो उसका चैनल जो है वो 22 अपने तरीके से पेश कर रहा हो अपने प्रोग्राम और चीजें, और आवाम भी कहती हो कि जी ये चैनल जो है ये 22 है, तो उसके बाद उसी चैनल के मालिक को आप लगा दें तो लोगों के अंदर तो यही इंप्रेशन जाएगा ना कि ये गलत चॉइस है, इससे बेहतर है कोई और चॉइस रखनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि ये जरूरी है कि जो हुकूमत ऑपोजिशन या हुकूमत के लोग हैं। आफ्ताब साहब बसद एहतराम अगर मैं अर्ज कर सकूं, यानी कि आपका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तासुर जायल करने के लिए कि वो बायस्ड नहीं है, मोहसिन नकवी साहब की जगह किसी और शख्स को इंतखाब करना चाहिए था ताकि ये साबित हो सके कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर वो फैसला कोई और करता तो फिर जुबैर साहब और इनके जो इत्तेहादी हैं वो कहते हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत किया, इलेक्शन कमीशन तो किसी और के कहने में है, फिर ये एतराज करते हैं। इसका मतलब ये मोहित भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा है सोच है उसके मुताबिक तो ये बात आपकी पूरी उतरती है कि हमने जो सोच है कि ये 22 है तो ये बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर वो किसी और को चुन लेते तो फिर ये जुबैर साहब उसको कहते कि जी ये 22 फैसला है कि उन्होंने देखे जी पीटीआई के आदमी को के दिए हुए नामों में से एक नाम को सीएम बना दिया है। ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि जी हम ऐसे फैसले करें या हमारे मुल्क को निकलना चाहिए इस सारे क्राइसिस से, जो क्राइसिस इस वक्त खड़े हुए हैं बेशुमार क्राइसिस। बट इससे आगे हम जा सकते हैं आफ्ताब भाई, अब इससे आगे जा सकते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि आप इसके ऊपर इस फैसले की या इंतखाब के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, वैसे जमात आपका पूरा इख्तियार है, इस्तेकाक है आपका, लेकिन ना कोई काम गैर आइनी हुआ ना गैर कानूनी हुआ। इतने पोलराइज्ड सियासी माहौल के अंदर तो कोई भी शख्सियत आती उंगलियां उस पर उठनी थी। आपने 2018 के अंदर खुद नासिर सईद खोसा साहब का नाम दिया, फिर मियां महमूद रशीद साहब रिकॉर्ड पे ऊपर आए और उन्होंने कहा नहीं वो हमारी जमात के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट आई है नासिर सईद खोसा साहब पे, इसलिए हम उनका नाम विड्रॉ करते हैं। इस दफा वो आपके नॉमिनी थे, मुस्लिम लीग नून को भी उन पर एतराज नहीं था, उन्होंने राब्ता किया नासिर सईद खोसा साहब से, नासिर सईद खोसा साहब ने माजरत कर ली, बाकी किसी के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ और आईनी तौर पर फिर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था, दे चोज वन नेम। आपको उस पर एतराज है और बाकी जमातें कहती हैं कि नहीं जी बड़ा जबरदस्त नाम है। अच्छा देखें, ये तो फैसला करेगी जी अदालतें करेगी कि अगर पार्टी ने अदालत में चैलेंज किया तो अदालतें करेगी कि जो नैब का केस था और ये था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलें
अगर ये साबित तो करेंगे ना कि इलेक्शन के अंदर कि हमने बिल्कुल ऑनेस्टली इलेक्शन करवाया है, और उसकी शर्त तो ये थी कि अभी से उन्होंने तबादले करना शुरू कर दिए जो पीटीआई के दौर में खुड्डे लाइन लगे थे सिंपल लफ्ज में, और उन्हीं को दोबारा से लगाया जा रहा है। अगर जुबैर साहब जो कराची के अंदर बल्दिया है, आप उससे मुतमईन है? ये तो सिंपल बल्दियात के इलेक्शन हुए ना कराची के अंदर, तो उसके अंदर इतना बड़ा, तो इस तरह ही तो पंजाब की गवर्नमेंट है जो पूरे पाकिस्तान के फ्यूचर को तयन करेगी। बड़ा आफ्ताब भाई, सर ठीक है आफ्ताब भाई, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखिए तकर्रुर तबादले पहले भी जब निगरान हुकूमतें आती हैं वसी पैमाने पर होते हैं। तकर्रुर और तबादलों के ऊपर आप ये अगर समझेंगे कि ये तकर्रुर तबादले हुए हैं, फलाना अफसर हमारे खिलाफ है, फलाना अफसर हमारे खिलाफ है, और इसको बुलाकर तो यही होता है नहीं, तो ये तो फिर सर कोई भी कर सकता है ना। अभी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन उठ जाएगी, वो कहेंगे नहीं फलाने अफसर को क्यों चीफ सेक्रेटरी लगाया या आईजी लगाया, वो तो हमारे खिलाफ है। सर आप अगर आप कहें जी मैं तो 2 महीने के लिए आया हूँ, 90 दिन के अंदर मैंने इलेक्शन करवाना है, ठीक है, जहाँ कोई एक जरूरी चीज हो उसको ट्रांसफर कर दो, बोलो भाई मैं कोई सिस्टम नहीं चेंज कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से आफ्ताब भाई ये तो पूरा देखिए, आप तो खुद माशाल्लाह जानते हैं ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी मेजर जो रीशफल होती है ये केयर टेकर हुकूमतों में होती है, लेकिन आज एतराज हो रहा है। लेकिन चले मैं जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं मदर साहब मुझे ये बताइएगा सर, इतने सियासी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर और इतनी जहां पर बड़ी, मैं हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि बड़ी बिटर तल्ख डिवीजन है, अब क्या सियासत, क्या पाकिस्तानिज्म, मीडिया, आवाम, सब के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर चले अब हो गया, अब तो द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, मोहसिन नकवी साहब बन गए, तीसरा दिन दूसरा दिन है, अब उनकी कैबिनेट बनेगी, केयर टेकर हुकूमत है, तबादले तकरनियाँ कैसे तासुर अब बनाना कि जी ये तो वो बंदे लाएंगे जो हमारे खिलाफ होंगे, उन बंदों ने इलेक्शन में वोट अगर वो रुकवाएंगे या कुछ करवाएंगे तो फिर तो वो आज के दौर में कैसे छुप सकता है, कैसे बात सकता है? साहब देखिए मुनीब, पहली चीज ये कि हमारा जो कानून है उसमें फ्लॉ है। जो इलेक्शन लॉज हमने बनाए इस हवाले से, जब आपने गवर्नमेंट और अपोजिशन में इत्तेफाक राय नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी में इत्तेफाक राय नहीं है उन 4 नामों के ऊपर जो 2 अपोजिशन ने दिए, गवर्नमेंट ने दिए, तो अंडर द लॉ तो इलेक्शन कमीशन उन्हीं 4 में से एक को करेगा ना। होना ये चाहिए था और ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए था, और गालिबन 2021 में इस पर कुछ बात भी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर कि आप अगर इत्तेफाक राय उन 4 नामों पे नहीं हो रहा तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होनी चाहिए थी कि वो किसी थर्ड पर्सन का तकर्रुर कर सकता। अब तो आप अगर किसी नाम पे इत्तेफाक राय नहीं हुआ है तो चाहे वो उस साइड का नाम हो या इस साइड का नाम हो, जब उन नामों में से किसी एक नाम को इलेक्शन कमीशन करेगा तो वो कंट्रोवर्सी हमेशा खड़ी होगी। तो इसलिए जो फ्लॉ रहा ये कि वो आपने इलेक्शन कमीशन को वो पावर दी थी कि जब आपने 2 मरहलों से आपका इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो फिर तीसरे मरहले में वही नाम इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जाए जिस पर इत्तेफाक ही नहीं है। फिर तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होना चाहिए था कि फिर वो किसी और को कर दे जिसमें आप एक क्राइटेरिया सेट कर दें। तो एक तो वो साहब सर तनकीद की गुंजाइश तो फिर भी होती ना कि इलेक्शन कमीशन किसी और का नाम, आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं उस पर भी कहते हैं कि ये भी किसी के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने किया है। हाँ मुनीब, दूसरा तरीका ये कि इलेक्शन कमीशन जो मैंने कहा जो ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए, फिर तो ये कि आप थोड़ा सा टाइम दें कि जी मजीद कोई नामों पे पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट और अपोजिशन इत्तेफाक कर ले। अगर उन 4 नामों पे इत्तेफाक नहीं होता तो एक मौका और देना चाहिए था। अगर उस पर भी इत्तेफाक राय ना हो तो फिर इलेक्शन का तो एक प्रोसेस को मेरा ख्याल है रीविजिट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब, देखिए अब ये जो पीटीआई के रेजिग्नेशन की बात है उसमें मुझे बिल्कुल सीधी सी बात है, जब ये बात हुई कि ये वापस जा रहे हैं, मुझे तो वही शेर याद आ गया कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। और अब प्रॉब्लम यह है कि आपने जाने का फैसला क्यों किया असेंबली से और फिर वापस आने का फैसला क्यों किया। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आप मुझे बताएं कि इस तहलील का इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हुआ है। ये जो असेंबलियां तहलील की उन्होंने 3 महीने पहले, और ये चौधरी परवेज इलाही समझाते रहे, बिल्कुल समझाते अगर ये असेंबलियां अब देखें वो चीज तो रह गई ना पीछे कि आप अर्ली इलेक्शंस कराएं। आपने अपनी ही हुकूमतें खत्म कर दी, आपने अपनी ही असेंबली खत्म कर दी, जिस दौरान आप कोई बहुत और अच्छे अमेंडमेंट्स कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन में,
आप अगले 3 महीने जून जुलाई तक ले जा सकते थे अपनी गवर्नमेंट और कोई बहुत अच्छी रिफॉर्म्स कर सकते थे। अब आपने वो हैंड ओवर कर दिया, एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया, चाहे वो आप इंडिपेंडेंस लें वो भी लें। दूसरा ये कि जो वजीर आला आए मोहसिन नकवी साहब, क्या ये जरूरी था कि विद इन फ्यू आवर्स वो एकदम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम रीशफल कर दे? वो आज से 4-5 दिन बाद भी हो सकता था, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता था। पहला तबादला उन्होंने किसका किया? उस सीसीपीओ का जो वजीरिस्तान की जेआईटी का सरबराह था। ये नहीं कि वजीराबाद सॉरी, अच्छा ये नहीं, इमरान खान पे भी क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने जीआईटी को तब्दील कर दिया। अगर जीआईटी तब्दील होती है तो ये नहीं होता कि जीआईटी का सरबराह बरकरार रहता है, फिर तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें जीआईटी। उनमें से आपने उन नामों को निकाल दिया, तो ये दोनों जगह कंट्रोवर्सीज रहेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को इंतजार करना चाहिए था कुछ दिनों का। ये वैसे ये मतलब ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरे इस पे राय है कि वो चाहे अभी 3 दिन बाद करते, तनकीद एक जैसी की जानी थी। और जो लोग उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, जो अफसरान आ रहे हैं, जारी बात है देयर ऑल प्रोफेशनल ऑफिसर्स जो डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, तनकीद उसमें भी होनी थी मदर साहब। मुनीब, मैं आपको बताऊं, देखिए ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरम गवर्नमेंट खास तौर पे हो। अभी तो आपने काबीना अपनी तश्कील नहीं दी है, काबीना तो तश्कील देना, काबीना से मंजूरी लेना अगर आपने कोई रीशफल्स करना है। क्योंकि अगेन आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, आप इंटरम चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, पहले आप एक छोटी सी, और वैसे भी छोटी ही काबीना होनी चाहिए, एक छोटी सी काबीना तश्कील दें। उस काबीना में होम मिनिस्टर जिसको भी आप अपॉइंट करें या खुद रखें। उसके बाद आप ये जो तबादले हैं ये उसके बाद करें। हमेशा तबादलों पे सवालात आएंगे, चाहे वो अगर आप वो इमरान खान का नॉमिनी आता चीफ मिनिस्टर, वो भी यही काम करता। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट्स बनती हैं, उन्हें अपना दायरा जरूर उसका तयन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बट वो सवाल अपनी जगह रहता है। ये पाबंदी कोई नहीं, लेकिन मदर साहब ने कहा ऑप्टिक्स बड़ा मैटर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफा था खास तौर पर। आज जो गुस्सा या जो तलखी नज़र आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों में, ख़ास तौर पर जनाब फवाद चौधरी और जनाब हमाद अजहर साहब में, वो लग रहा था कि वो देर ऑल वर्कड अप। और उसमें एक एहसास ये नज़र आ रहा था कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो इस तमाम तर माहौल से। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद? मदर साहब ने कहा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, क्या फ़ायदा हुआ? चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते रहे कि ये ना कीजिए, और बहुत से ऐसे जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं, और इमरान खान साहब को वो कहते रहे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कि अगर जब आप ये करेंगे तो इसका ब्लो बैक आएगा और इम्पैक्ट करेगी आपकी पार्टी, और उसके ऊपर फ़र्क भी पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो इससे मजबूर करेंगे और सियासी हालात पैदा करेंगे कि नए और जल्दी इंतखाबात हो सके। होते हैं या नहीं होते वफाक के अंदर जल्दी इंतखाबात? अभी तो ये लड़ाई पड़ गई है क्या इन 2 सूबों के अंदर इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं। एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, और इस्तीफों के हवाले से भी हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़हन में रखिए कि मैं ज़ुबैर साहब के पास जाने से पहले राना परवेज़ अशरफ साहब जब ये इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए थे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि कबूल करें, हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, पर राना परवेज़ अशरफ साहब क्या फरमाते रहे इस हवाले से, और जो तौजीहात पेश करते रहे कि वो क्यों कबूल नहीं कर रहे इस्तीफ़े? ज़रा देखिएगा। स्पीकर के लिए ये लाजम है कि अगर उसके सामने आकर कोई मेंबर भी लिखता है खुद अपने हाथ से और कहता है कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, और उसको एक इतला मिलती है स्पीकर को कि ये एक्शन जो है वो भी अंडर प्रेशर है, तो स्पीकर को चाहिए कि इस्तीफा कबूल न करे। आर्टिकल 64 में ये है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फोन करके कहा, जब हाजिरियां लगवा ली, जब छुट्टी की दरखास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफे मंजूर करूं। ना इसकी आइन इजाजत देता है, ना इसकी असेंबली के कायद और ज़वाबित इजाजत देते हैं। हर मेंबर को मैं बिल्कुल सुनना भी चाहूंगा, वो आए मेरे पास बैठें और मुझे ये तसल्ली कराएं कि वो खुद ये इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। मैंने ट्विटर की बात नहीं की, वो उन्होंने स्पीकर के सामने आना है, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठे।
जुबैर साहब, ये वैसे किसी खास मौके पर ही तमाम मेंबरान को राजा परवेज अशरफ साहब ने बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली, शायद कहीं कोई किसी वक्त उन्होंने इमेजिन कर लिया कि तमाम मेंबरान ये आए और बारी बारी मेरे सामने तस्दीक करके चले गए। कुछ इस्तीफ़े तो हैंड रिटन भी नहीं थे लेकिन कबूल हो गए और सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गुस्सा वो है जो दीदनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बड़ा जुल्म कर दिया सर PDM की हुकूमत ने, आइन को कानून को बाला ताक रखते हुए सब कुछ किया। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मुझे स्पीकर की रूल्स का इतना अच्छा तजर्बा है, लेकिन एक चीज़ जो बज़ाहिर सबके लिए क्लियर है कि एक इतना लंबा अरसे तक अगर कोई मेंबर बग़ैर इतला के स्पीकर को इतला के छुट्टी लिए हुए अगर वो गैर हाजिर रहता है तो वैसे ही अपनी मेंबरशिप खो देता है। तो फिर उसके बाद स्पीकर का अपना मिजाज भी होता है कि जब वो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करके उसको वो करते। और दूसरी तरफ ये है कि PTI वालों ने भी कोई एक दफ़ा भी ये हिंट नहीं दी इतने महीने कि हम वापस आना चाहते हैं। एंड लास्ट मोमेंट पर जब वो पंजाब असेंबली का हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि जी, पहले तो अभी पिछले हफ्ते गए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर गए थे और उन्होंने कहा कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करें, मतलब अभी पिछले हफ्ते। फिर उसके बाद उन्होंने किया। तो अगर आप सियासी तौर पर खुद गलत चाल खेलेंगे तो फिर उसके बाद अगर वो समझते हैं कि स्पीकर साहब ने लीगल इंटरप्रिटेशन गलत की है तो दे हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट और वहां से इंटरप्रिटेशन ले लें कि जी ये तो बड़ा अच्छा। जुबैर साहब, बड़ी दिलचस्प बात है सर, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सियासी चाल अगर वो खेलेंगे तो वैसे बसद एहतराम PDM ने, खास तौर पर PDM की हुकूमत है ना, तो PDM ने भी अब सियासी चाल ही खेली है। देखिए फोर्थ राइट कोई भी नहीं है। अगर मैं आपके सामने रख देता हूं तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त असेंबली इस्तीफे कबूल करने के हवाले से क्या कहते हैं, जरा रिकॉर्ड पे जरा सुनिएगा जी। हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं जो हमारे, इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। ये कानून यही है कि जब असेंबली के अंदर खड़े होकर आप कह देते हैं कि आप इस्तीफा दे रहे हैं तो स्पीकर के पास चॉइस नहीं है कि उसको वो डिले करे या मुस्तरद करे। ये खत मैं भेज रहा हूँ एज वाइस चेयरमैन ऑफ PTI, स्पीकर साहब को भेज रहा हूं, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का इआदा कर सकें। हमारा जो एक आपके पास 123 इस्तीफे पड़े हुए हैं वो कबूल करें, खत्म करें, इलेक्शन करवाएं। कबूल करें, ख़त्म करें, इलेक्शन करवाएं। अब इस्तीफे कबूल हो गए, लेकिन यहाँ असल मामला ख़त्म नहीं होता। आप ज़रा ये देखिए कि हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी कितनी मोहब्बत से और कितनी हमदर्दी से कहते थे कि भैया आप पार्लियामान में वापस आइए। इमरान खान साहब को भी जो मनफी सियासत है वो तर्क करनी चाहिए और जहां उन्होंने इतनी गलतियों का इतराफ किया है इस गलती का भी इतराफ कर लें कि उन्होंने असेंबली छोड़ के गलती की थी, वापस असेंबली में आए और अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज के ऊपर काम करें ताकि जो अगला इलेक्शन है उसके बाद किसी किस्म का तनाजा या बहरान पैदा ना हो। जुबैर साहब, आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया। अब जब उनको आ गई थी सोच तो आपने तो उनका सिरे से रास्ता ही बंद कर दिया। तो आपने भी सियासी चाल ही खेली और उनका रास्ता ही बंद कर दिया। अब इंतखाबी इस्लाहात क्या, वो तो किसी काम पे भी कंसल्टेशन नहीं हो सकती है कौमी असेंबली में। यार मुनीब, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि ओवर स्मार्ट इमरान खान अपने आप को समझे थे कि पॉलिटिकल वो इनिशिएटिव्स लेंगे और ऐसे चाल चलेंगे कि जिससे सब पछाड़ देंगे, सबको, PTM को और तमाम इदारों को। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि वो खुद इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस हैं। आई मीन ही हैज़ नो एक्सेस टू एनी गवर्नेंस सिस्टम इन पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हद तक तो है, बट अदर देन दैट ही इज़ कम्प्लीटली हेल्पलेस। तो आपने खुद ये चाल, और इतने महीने मिले आपको ये तय करने के लिए, और बिल्कुल आपने सही कहा, परवेज इलाही ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि ना डिसॉल्व करें असेंबलीज। अब जब सब हो गया तो नाउ ही इज एट द मर्सी ऑफ द सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिस्टम को अपनी मर्जी करनी चाहिए या PDM को अपनी मर्जी करनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक है उनके, जिस तरह नेशनल असेंबली में रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट किए हैं स्पीकर के, दे कैन इजीली गो टू द कोर्ट एंड सीक इंटरप्रिटेशन और चैलेंज करें उसको। दूसरी बात यह है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है,
पीटीआई के पास, और वो ये है कि उस इलेक्टोरल प्रोसेस का जिसको वो हिस्सा बनना चाहते थे पंजाब में और केपी में इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसमें भरपूर तौर पर मुकाबला करें, हिस्सा लें। और फिर ये जो है कि जी फलाने को क्यों सीसीपीओ लगा दिया या फलाने को चीफ सेक्रेटरी क्यों लगा दिया, ये तो होना था। जब हसन अस्करी साहब बने थे 2018 में केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, इनके नॉमिनी थे, पीटीआई के नॉमिनी थे, तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता। उन्होंने जो मर्जी थी वो उन्होंने किया। हमने क्या कोर्ट हम गए, क्या हमने एहतजाज किया हसन अस्करी साहब पर? हमने तो नहीं एहतजाज किया, हमारे नॉमिनी तो नहीं थे। तो ये सिस्टम के तहत जब हो जाता है तो आपको बिल्कुल, और अगर इमरान खान साहब, एक तो इमरान खान स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, स्पोर्ट्समैन को एक चीज पता होता है कि मैच शुरू होने से पहले तमाम असूल तय होते हैं। ये नहीं होता कि टेस्ट मैच हो जाए, 5वें दिन के लास्ट सेशन में जाके आप कहें कि ये तो खेला ही गलत किया था, पिच ही सही नहीं थी, अंपायर ये नहीं होना चाहिए था और बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए थी। ये तो नहीं हो सकता ना। आपको अगर आप समझते हैं कि जी ये जुबैर साहब मसला ये है सर, सारे रूल्स ठीक है सर, सारे रूल्स तय हो जाएं, पर इमरान खान साहब को तो मसला ही अंपायर से है। वो कहते हैं सारे रूल्स चलें भाई, गलत कर दिया, सब कुछ गलत हो गया, फैसले गलत हो गए, पिच गलत डिसाइड कर ली, बैटिंग ऑर्डर गलत डिसाइड कर लिया। पर इमरान खान साहब का मसला ये है, वो कहते हैं भाई अंपायर भी आपने अपनी मर्जी का कर लिया और सारा मामला ही आपके पास चला गया, तो मैं क्या करूं? फिर सर, फिर मुनीब साहब इसका जवाब ये है कि जब अंपायर अपनी मर्जी के, तो उस वक्त इलेक्शंस करवा लेते ना, डिसॉल्व कर लेते और इलेक्शन करवा लेते। जब अपनी मर्जी के अंपायर थे तो पहले तो अंपायरों को भी जाने दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं वो वाला मुझे चाहिए था अंपायर। ये तो नहीं हो सकता कि वापस उनको लाया जाए। आफ्ताब साहब मसला ये है कि सियासी चाल अगर पीडीएम ने चली, पहले आपने चली, और इमरान खान साहब शायद ओवर स्मार्ट सियासी तौर पर खुद को समझ रहे थे, या उन्होंने आउट स्मार्ट करने की कोशिश की बाकी तमाम सियासी मुखालफिन को, वो नहीं हो सके। पीडीएम ने अपना सियासी दाव या सियासी चाल अगर इमरान खान साहब ने खेली तो पीडीएम ने भी खेल दी। अब रहा कुछ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बादे नजर में सिवाय एहतजाज के। क्या आपको कुछ और नजर आता है इसके, एहतजाज के, सड़कों पर जाने के? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब के एहतजाज तो ये कानूनी और शरन हमारा हक है, हम उसे करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सिर्फ और कुछ ना करें, इस पाकिस्तानी कौम पर रहम करें और फेयर इलेक्शन करवा दें, चाहे वो पीडीएम जीते, चाहे वो पीपल्स पार्टी जीते, चाहे वो कोई और जीते, चाहे पीटीआई जीते, अगर इस कौम को आगे की तरफ लेके जाना है, इस कौम के अंदर से ये चीजें निकलनी चाहिए कि जी जो भी आता है वो अपनी मर्जी के इलेक्शंस करवाता है, अपनी मर्जी का सारा सिस्टम बनाता है, तो ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का एतमाद उठ जाएगा। जैसे मजहर भाई को भी पता है, जुबैर भाई को, दोनों कराची बेस है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन में हमारे जो कि असल जगह है जहां पर लोगों के मसाइल हल होने, बल्दियाती निजाम के अंदर, जहां पर लोग मुझसे गटर का ढक्कन मांगते थे, जहां मुझसे वो कहते थे कि जी पानी का जब मसला है वो अब बल्दियात की जब पास आ जाएगी हुकूमत तो उनका मसला है ये, लेकिन उसमें कराची की आवाम ने 15 से 20% वोट डाले हैं। और आप मुझे बताएं कि उस 15 से 20% वोट के अंदर भी अगर ये जुबैर साहब ये कहते हैं कि वो फेयर इलेक्शन हुआ है, पीपल्स पार्टी ने फेयर इलेक्शन करवाया है, तो मैं इनको बात को मान लूंगा कि जी वो बिल्कुल सही इलेक्शन करवाया और कराची की आवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद ना करते हुए 5 या 6 यूसीज दिए इनको, और मौलाना फजलुर रहमान को 2 या 3 या मेरे ख्याल में 2 दिए हैं या 3 दिए हैं, तो फिर तो ये सही है कि जी इन्होंने माना कि जी हम पाकिस्तान की जमात नहीं है। कराची जैसे बड़े शहर के अंदर मुस्लिम लीग की कोई सह नहीं है, मौलाना फजलुर वो जो जिनको मिल गई है सीटें मुस्लिम लीग नून, तो उन पर भी हैरान है कि पता नहीं वो कौन से ऐसे शेर हैं जिन्होंने ये जीत ली है सीटें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को तो वहां पर शायद कोई नजर भी नहीं आ रहा था। मैं हाँ, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग हैरान है कि वो कौन से लोग हैं जिनको सीटें मिल गई हैं। वो इसलिए दी कि इसलिए दी कि जब आप ये बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं दी होती तो आप ये बात नहीं करते कि वो कौन से शेर हैं। तो इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं मुनीब साहब कि जी वो बड़े फेयर इलेक्शन हुए। अगर फेयर इलेक्शन हुए तो मेरे पास ऐसे मेरे साथ एक दफा बैठ जाएं, आए चाय नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर बैठ के कैसे कह सकता हूँ आफ्ताब भाई, मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर बैठ के कि इलेक्शन फेयर हुआ या नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों ने खुद कहा कि भाई हमें भी नहीं पता ये कौन से लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जो वहां पर बगैर कैंपेन के, बगैर किसी सपोर्ट के इनको वहां पर सीट मिल गई है, सीट उन्होंने निकाल दी है। मैं तो उनका एक्सप्रेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि लेकिन 250 में से
अगर 5-6 मिल गई है तो ये मतलब इसके बाद ये कहने का मकसद है कि वो इंफरादी तौर में तो कोई शख्सियत होंगे लेकिन पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, अच्छा चले मैं दूसरी बात ये देखिए, मैंने ये इसलिए बात की है, मैंने मुनीब भाई इसलिए ये बात की है कि जब आप एक कराची शहर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन फेयर नहीं करवा सकते आपकी हुकूमत होते हुए, तो फिर हम कैसे उम्मीद रख लें कि जी आप ही की हुकूमत होते हुए आप पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर तो आप निगरान हुकूमत है ना आफ्ताब भाई, पंजाब के अंदर तो आप निगरान हुकूमत है ना हुजूर। भाई मेरी बात सुन ले, मुनीब भाई मेरी बात सुन ले, अगर फेयर इलेक्शन पंजाब में होता है और उसको वहां की आवाम एक्सेप्ट करती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ये बहस जारी है, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बदर साहब बात कह रहे थे इसकी बड़ी अहमियत है। जी बदर साहब। देखिए मुनीब, अभी आफ्ताब साहब जो बात कह रहे थे, आफ्ताब साहब को भी ये सोचना चाहिए, दूसरी जमातों को भी सोचना चाहिए कि ये 15 से 20% वोटर निकला क्यों, आपका वोटर क्यों नहीं निकला, बाकी जमातों का वोटर क्यों नहीं निकला। तो पहले तो अपने अंदर भी हमें देखना चाहिए कि 15 कराची जैसे शहर में 15 से 20% वोट अगर निकला है तो पहली नाकामी और पहली नाअहली तो जमातों की है कि जो अपने वोटर को बाहर नहीं ला सके। बाकी तो फिर इलेक्शन कमीशन पे आ जाए। ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है, इससे पहले कौन सा इलेक्शन कमीशन था, उससे पहले कौन सा इलेक्शन, ये 3 इलेक्शन कमीशन हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर बनाए हैं। अब ये अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, जहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे लोगों को चुनकर लाते ही नहीं जो प्रॉपरली इलेक्शन करा सकें। तो हमारे यहाँ जो फ्लॉ है वो जब हम एक बना लेते हैं पार्लियामेंट में, अपने आप को अप्लाई नहीं करते, अपना माइंड अप्लाई नहीं करते, जब किसी की तकर्रुरी कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि ये मेरे फेवर का है या नहीं है, ये उसके फेवर का है या नहीं है। तो जब आपने कवानीन बना लिए कि जी गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमीशन बनाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करेगी, लेकिन जब आप मुकर्रर करते हैं उस पर आपको इत्मीनान ही नहीं होता, उसी को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बना लेते हैं, चाहे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इससे पहले जो गए वो हों या उससे पहले जो गए। तो हमारे यहाँ जो फ्लॉ है, जहां इलेक्शन कमीशन के बहुत से फ्लॉज हैं वहां पार्लियामेंट के भी फ्लॉ है। अब ये जो मसला है कि पीटीआई वापस राजा परवेज अशरफ साहब ने जो क्राइटेरिया तय किया था उन्होंने उस क्राइटेरिया पे नहीं पूरे उतरे। उन्होंने खुद ही कहा था ना, आप उनके स्टेटमेंट उठा लें, उन्होंने क्या कहा था, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, और फिर उसी पर उन्होंने अमल नहीं किया। अब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मेरा ख्याल है इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने 10 महीने में एक तकरीर ऑपोजिशन वाली नहीं की। पूरे 10 महीने में जुबैर साहब ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, उनका नाम भेजेंगे खुद ही सर। जुबैर साहब को चाहिए कि कम से कम ऐसे ही दिखावे के लिए उनसे एक ऑपोजिशन वाली तकरीर करवा दें। वो जुबैर साहब लिख रहे हैं, कम से कम शहबाज शरीफ पे तनकीद कर लें। वो कम से कम इतना तो हो ना कि वो ऑपोजिशन लीडर नजर आए। हाँ नहीं मैं वैसे सर ये बात बड़ी जुबैर साहब वैसे सर आप राजा रियाज साहब के लिए एक तकरीर लिख दें और 4-5 मईशत के पॉइंट्स लिख दें, आई एम श्योर आप बड़े ज़बरदस्त लिख देंगे। ये कल जो ब्लैकआउट हुआ है पूरे मुल्क में इसके ऊपर लिख दें सर, कुछ तो करवा दें ताकि मदर साहब को और आफ्ताब साहब को लगे तो सही कि कोई अपोजिशन है वफाक के अंदर। अभी तो कुछ नजर ही नहीं आता। नहीं तो ये ऑपोजिशन तो हमने तो नहीं चॉइस हमारी थी, तो ऑपोजिशन के अपने जो तहरीक इंसाफ वाले छोड़ के चले गए थे उसमें से जो बच गए थे उसमें से उन्होंने फैसला किया कि कौन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, राजा रियाज साहब आके। अब राजा रियाज साहब अगर मुझे या आपको या मजहर अब्बास को नहीं पसंद है या उनकी क्वालिटी या तकरीर वो नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा नहीं बोलते तो वादा भी तो किया, बहुत पसंद है, मुझे इंतजार है उनकी ऑपोजिशन वाली तकरीर। वो कहते हैं तकरीर करवा दें उनसे, जुबैर भाई करवा ही दें। वो पार्लियामेंट में थे और जब हमारे साथ बैठे आफ्ताब भाई अच्छा नहीं मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि टिकट किसने देना है, मैं बता देता हूँ टिकट किसने देना। उन्होंने तो कहा था वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुए थे। नून लीग ने वादा किया। सुन चले एक मिनट जी जुबैर साहब सर सुन तो लेना, पहले मेरी आर्गुमेंट तो सुन लें। राजा रियाज साहब को अभी आफ्ताब साहब कमिट कर दें कि तहरीक इंसाफ का टिकट देंगे, हम नहीं देंगे। अच्छा
अगर एक आप खुद ही उसको डिसोन कर देंगे तो फिर देन ही हैज द राइट टू सीक इलेक्शंस फ्रॉम एनी पार्टी ना। राजा रियाज साहब को अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देख लिया और उन्होंने ये जुबैर साहब की बात सुन ली तो उनके दिल को बहुत धचका लगेगा। नहीं, ये राजा रियाज साहब को बहुत धचका लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई वाले कमिट कर देना, पीटीआई वाले कमिट कर दें कि हम राजा रियाज को टिकट देने के लिए तैयार है फैसलाबाद से। अगर आप खुद तैयार, मेरा आर्गुमेंट सुन लें आफ्ताब भाई। अच्छा, आवाम ने फैसला करना है। आफ्ताब भाई मेरा आर्गुमेंट सुन लें, आफ्ताब भाई मेरा आर्गुमेंट सुन। पीटीआई जाहिर सी बात है उनको टिकट देने के लिए तैयार करें ताकि वो सर मैं मेरा आर्गुमेंट सुन ले फिर मैं मजहर भाई की बात मेरा सर मेरी एक अच्छी सी स्पीच यार आफ्ताब भाई मेरा आर्गुमेंट सुन ले फिर उसके बाद स्पीच कर दो, आप देख के कर दो। आफ्ताब भाई मेरा आफ्ताब भाई मेरा आर्गुमेंट सुन ले, आप फिर उसके बाद जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ सर आप ना आफ्ताब भाई आप ना महसूस कर यार आर्गुमेंट तो पूरा बात सुन ले यार। जुबैर साहब की बात सुने, जुबैर साहब की बात सुने यार। आफ्ताब साहब आफ्ताब साहब थोड़ा सा हौसला कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि क्लियरली पीटीआई उनसे बहुत नाराज है और उनको टिकट नहीं देगा। अब पीटीआई भी उनको टिकट नहीं देगा और फिर हमारे ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं कि हम उनको कंसिडर ही ना करें। ये तो मेरा कभी सियासत में ऐसे होता है। आप अगर आज पीटीआई आपसे नाराज हो जाए तो देन यू हैव द राइट टू सीक। जुबैर भाई यार आप मेरी ख्वाहिश तो जुबैर साहब पूरी करवा देना। हाँ सर तकरीर करवा दे राजा रियाज साहब से, सारे राजी हो जाएंगे। जुबैर साहब लिख ही दें सर तकरीर एक। अच्छा भाई हम ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे, आप कह रहे हैं मजहर साहब मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हमारी पार्टी से उनका सर वो आप उन्हें टिकट देने जा रहे हैं राजा रियाज साहब को, वो इसलिए कह रहे हैं जुबैर साहब। सर वो आपकी पार्टी के हैं, वो तो जब हाउस में बैठे हुए थे उस वक्त यार अगर मैं तो मुस्लिम अच्छा अगर वो समझ रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो वो तकरीर करने की जरूरत क्या है उनको कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप अपनी चले मैं वक्त खत्म हो गया। जुबैर साहब आपका, जनाब आफ्ताब आपका और जनाब मजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, ये देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।